क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लिप्जिग जर्मनी में स्थापित की गई। वर्ष 1879 में विलियम उंट ने लिप्जिग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। यह प्रयोगशाला आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत का प्रतीक है और उंट को आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और उंट की प्रयोगशाला में मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शोध किया गया है, जैसे कि अवलोकन और अनुभव, धारणा और स्मृति, भावनाएं और विचार, व्यक्तित्व और व्यवहार। उंट की प्रयोगशाला ने मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसने आधुनिक मनोविज्ञान के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? तो इसके बारे में हम शुरू करें कि जॉन बी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। जॉन बी वाटसन एक अमेरिकी मनोविज्ञानी थे जिन्होंने व्यवहारवादी मनोविज्ञान की स्थापना की। उन्होंने अपने 1913 के एक लेख साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर व्यूज इट में तर्क दिया कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बनाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ना कि उसके आंतरिक अनुभवों या मानसिक अवस्थाओं का। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार को समझना और भविष्यवाणी करना है, ना कि उसके मानसिक जीवन को समझना। उन्होंने व्यवहारवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों को विकसित किया जो आज भी मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण है। अन्य विकल्प के बारे में अगर बात करें तो ड्राइवर नहीं, पिल्सबरी नहीं, विलियम जेम्स नहीं, और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को मानसिक जीवन का विज्ञान कहा था, ना कि व्यवहार। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, वाटसन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1905 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई, जो भारत में मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए पहला विभाग था। इस विभाग की स्थापना डॉक्टर गिरिदाशेखर बोस ने की थी, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना के बाद अन्य विश्वविद्यालयों में भी मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई, जैसे कि मुंबई विश्वविद्यालय 1919, मद्रास विश्वविद्यालय 1922, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922। भारत में मनोविज्ञान के अध्ययन के विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है और यह विश्वविद्यालय आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का सी। अब चौथा क्वेश्चन की चले। चौथा क्वेश्चन है, किस विधि के प्रयोग के कारण मनोविज्ञान विज्ञान होने का दावा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का सी, यानी प्रयोगात्मक विधि। मनोविज्ञान विज्ञान होने का दावा करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विधि वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित होती है और इसमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि नियंत्रित परिस्थितियां। प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है ताकि परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ सके। दूसरा है सटीकता। प्रयोगात्मक विधि में सटीकता का ध्यान रखा जाता है ताकि परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ सके। तीसरा है पुनरावृत्ति। प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति की जाती है ताकि परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ सके। चौथा है वस्तुनिष्ठता। प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा जाता है ताकि परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ सके। अन्य विकल्प के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण विधि, इसमें लोगों के विचारों और अभिप्रायों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन यह विधि प्रयोगात्मक नहीं होती है। अंतर्निरीक्षण विधि, इसमें व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह विधि प्रयोगात्मक नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि, इसमें व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह विधि प्रयोगात्मक नहीं होती है। तो आंसर चौथा का हो जाएगा सी, प्रयोगात्मक विधि। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलें। पांचवा क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के
जन्मदाता कौन है? इस आप तो सभी लोग जान रहे होंगे डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रेलियाई मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी थे जिन्हें मनोविश्लेषण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मनोविश्लेषण की तकनीक विकसित की जिसमें व्यक्ति की अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपचार किया जाता है। फ्राइड के मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में शामिल है अवचेतन मन। फ्राइड ने तर्क दिया कि व्यक्ति के मन में अवचेतन मन होता है जो उसके विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरा, बचपन के अनुभव। फ्राइड ने तर्क दिया कि बचपन के अनुभव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा दिया है ओडिपस। ओडिपस, फ्राइड ने तर्क दिया कि बच्चों में ओडिपस होता है जिसमें वे अपने माता पिता के प्रति विरोधाभासी भावनाएं रखते हैं। चौथा है मनोविश्लेषण की तकनीक। फ्राइड ने मनोविश्लेषण की तकनीक विकसित की जिसमें व्यक्ति के अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपचार किया जाता है। फ्राइड के कुछ प्रमुख कार्य रहा है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या, द ईगो एंड द आईडी, अहंकार ऑफ अवचेतन, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिकेट्स, सभ्यता और उसकी असंतुष्टता। फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांतों के मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6 मनोविज्ञान के छठा क्वेश्चन है मनुष्य के प्रारंभ से अंत तक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ऋणात्मक। विकासात्मक दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य के प्रारंभ से अंत तक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जैसे कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था में विकास, किशोरावस्था में विकास, युवावस्था में विकास, वृद्धावस्था में विकास। विकासात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति के व्यवहार, संज्ञान, भावनाओं और सामाजिक कौशल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक दृष्टिकोण के मुख्य उद्देश्य हैं व्यक्ति के विकास को समझना, व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तन को पहचानना, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानना, व्यक्ति के विकास को सुधारने के लिए उपायों को विकसित करना। अन्य विकल्प के बारे में अगर हम बात करें, ऋणात्मक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण व्यक्ति के अवचेतन मन और बचपन के अनुभवों पर केंद्रित होता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण विभिन्न संस्कृतियों और समूहों के बीच तुलना करने पर केंद्रित होता है। परिणात्मक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण आंकड़ों और सांख्यिकी के आधार पर अध्ययन करने पर केंद्रित होता है। गुणात्मक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत अनुभवों और मामलों के अध्ययन पर केंद्रित करता है। इसलिए छठा का आंसर हो जाएगा ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 आंख, नाक, कान एवं त्वचा कौन से प्रकार के अंग हैं? सातवां का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात संवेदी अंग। संवेदी अंग के बारे में कहा जाता है आंख, नाक, कान और त्वचा सभी संवेदी अंग है। ये अंग हमें विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं जैसे कि आंख दृष्टि देखना, नाक सूंघना, कान सुनना, त्वचा स्पर्श छूना, तापमान, दर्द आदि। इन संवेदी अंगों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं। ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र भी महत्वपूर्ण है लेकिन वे संवेदी अंग नहीं है। ग्रंथियां शरीर में विभिन्न प्रकार के रस और हार्मोन का स्राव करने वाले अंग हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर में संवेदनाओं को पहुंचाने और नियंत्रित करने वाला तंत्र है। इनमें से कोई नहीं विकल्प भी गलत है क्योंकि आंख, नाक, कान और त्वचा वास्तव में संवेदी अंग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, संवेदी अंग। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है जिस मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए,
अर्थात समाज मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक स्थिति में किया जाता है। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो व्यक्तियों के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास करती है। समाज मनोविज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले विषयों में शामिल हैं सामाजिक प्रभाव, सामाजिक संपर्क, सामाजिक समूह, सामाजिक पहचान, सामाजिक संघर्ष। समाज मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य है सामाजिक व्यवहार को समझना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक संबंधों को सुधारना। अन्य विकल्प के बारे में अगर बात करें तो सामान्य मनोविज्ञान यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो व्यक्तियों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, लेकिन यह सामाजिक संदर्भ पर विशेष ध्यान नहीं देती है। नैदानिक मनोविज्ञान यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान और उपचार करती है, लेकिन यह सामाजिक संदर्भ पर विशेष ध्यान नहीं देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इंडियन क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन साइको एनालिटिक संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा सी 1922। अर्थात इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी भारतीय मनोविश्लेषणात्मक संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। यह संगठन सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर काम करता है और इसका उद्देश्य मनोविश्लेषण के क्षेत्र में शोध, शिक्षा और अभ्यास को बढ़ावा देना है। इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर गिरदेसा शेखर बोस ने की थी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय मनोविज्ञानी और मनोविश्लेषणात्मक थे। यह संगठन आज भी सक्रिय है और मनोविश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। मानव मनोविज्ञान तथा पशु के व्यवहार की तुलना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अर्थात तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान मानव मनोविज्ञान तथा पशु के व्यवहार की तुलना का अध्ययन करता है। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न जातियों और प्रजातियों के व्यवहार की तुलना करके मनोविज्ञान सिद्धांतों को विकसित करने का प्रयास करती है। तुलनात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले विषयों में शामिल है मानव और पशु के व्यवहार में समानताएं और अंतर, पशु के व्यवहार का अध्ययन करके मानव मनोविज्ञान को समझना, विभिन्न प्रजातियों के व्यवहार की तुलना, विकासात्मक मनोविज्ञान और पशु के व्यवहार का अध्ययन। अन्य विकल्पों के बारे में अगर बात करें तो अपराध मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान एक शाखा है जो अपराधियों के मनोविज्ञान का अध्ययन करती है। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत यह एक गलत विकल्प है क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नैदानिक मनोविज्ञान यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान और उपचार करती है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, व्यवहार से तात्पर्य जीव की सभी डैश से है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात अनुक्रियाओं। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें, व्यवहार से तात्पर्य जीव की सभी क्रियाओं में से है। व्यवहार से तात्पर्य जीव की सभी क्रियाओं में से अनुक्रियाएं हैं। अनुक्रियाएं जीव के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया होती है जो उसके शरीर की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होती है। अनुक्रियाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है। शारीरिक अनुक्रियाएं जैसे कि चलना, दौड़ना, खाना। मानसिक अनुक्रियाएं जैसे कि सोचना, भावनाएं। सामाजिक अनुक्रियाएं जैसे कि बातचीत, सहयोग। अभिरुचि और रुचि भी व्यवहार से संबंधित है, लेकिन यह अनुक्रियाओं से अलग है। अभिरुचि किसी वस्तु या गतिविधि में ना होना या अस्वीकार करना। रुचि किसी वस्तु या गतिविधि में होना या आकर्षण महसूस करना। अनुप्रयुक्त विकल्प सही नहीं है क्योंकि इसका अर्थ है असंबंधित या अनुचित, जो इस प्रश्न में उपयुक्त नहीं है। व्यवहार के अन्य पहलुओं में शामिल है जैसे अधिगम, सीखना, समायोजन, अनुकूलन, संवेग, भावनाएं, संज्ञान, ज्ञान और समझ से है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपराधी का व्यवहार व उसका सुधार का अध्ययन डैश डैश के अंतर्गत करते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान अपराधी के व्यवहार और उसके सुधार का अध्ययन करता है। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो अपराध और अपराधियों के
मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण करती है। अपराध मनोविज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले विषयों में शामिल है अपराध के कारण, अपराधी की मानसिक स्थिति, अपराधी की व्यक्तित्व के विश्लेषण, अपराध के प्रकार और उनके मनोवैज्ञानिक पहलू, अपराधी के सुधार और पुनर्वास के तरीके। अपराध मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य हैं अपराध को समझना, अपराध को रोकना, अपराधियों का सुधार करना, समाज में अपराध के प्रभावों को कम करना। अन्य विकल्प के बारे में अगर बात करें, तुलनात्मक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मानव और पशु के व्यवहार की तुलना करती है। नैदानिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान और उपचार करती है। सामान्य मनोविज्ञान यह भी मनोविज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, लेकिन यह अपराध विशिष्ट नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात अपराध मनोविज्ञान। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश की सफलता नेता के गुणों तथा जनता के भावों को ठीक प्रकार उनकी समझने की योग्यता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, अनुक्रियाओं, अर्थात रुचि और अभिरुचि दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक गुण है, लेकिन नेता के गुणों और जनता के भावों को समझने की योग्यता के लिए राजनीतिक अनुक्रियाओं अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अनुक्रियाएं नेता को जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने में मदद करती है, जिससे वह अपने निर्णयों और कार्यों को उनके अनुसार ढाल सकता है। इसके अलावा राजनीतिक अनुक्रियाएं नेता को अपने विरोधियों और समर्थकों की राजनीतिक गतिविधियों को समझने में भी मदद करती है, जिससे वह अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत बना सकता है। इसलिए राजनीतिक अनुक्रियाएं सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो नेता को जनता के भावों को समझने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, अनुभव एक समग्र के रूप में होता है, कौन संप्रदाय कहता है। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, दर्शन। दर्शन अर्थात अनुभव एक समग्र के रूप में होता है। यह दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है जिसे सर्वांगीण या समग्रतावाद कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि अनुभव एक एकल, समग्र और अंतर संबंधित इकाई है जिसमें विभिन्न पहलू और घटक शामिल होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे एक समग्र रूप में समझना चाहिए। यह दर्शन की विभिन्न शाखाओं में पाया जाता है, जैसे कि अध्यात्मवाद, अस्तित्ववाद और गहराई मनोविज्ञान। तर्कशास्त्र और शारीरिक शास्त्र अनुभव के इस पहलू पर केंद्रित नहीं होते हैं। तर्कशास्त्र यह तर्क और तर्क संगति के नियमों का अध्ययन करता है। शारीरिक शास्त्र यह भौतिक शरीर और इसके कार्यों का अध्ययन करता है। सर्वांगीण या समग्रतावाद के कुछ प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है, जैसे अद्वैतवाद, अस्तित्ववाद, अध्यात्मवाद, गहराई मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, भू मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी समस्या की विवेचना की जाती है। 15 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, अर्थात प्राकृतिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और शारीरिक समस्याएं। भू मनोविज्ञान अर्थात इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी या इको साइकोलॉजी में प्राकृतिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं की विवेचना की जाती है जो पर्यावरण और मानव व्यवहार के बीच संबंधों से संबंधित होती है। भू मनोविज्ञान के अंतर्गत विवेचित की जाने वाली समस्याएं हैं प्राकृतिक समस्याएं, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनस्पति और जीव जंतुओं की हानि। मानसिक समस्याएं तनाव और चिंता, अवसाद और उदासीनता, पर्यावरण से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। शारीरिक समस्याएं जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव, वायु, जल और ध्वनि के स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरण में बदलाव के कारण होने वाली शारीरिक समस्याएं। भू मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण और मानव व्यवहार के बीच संबंधों को समझना, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना। इस प्रकार भू मनोविज्ञान में प्राकृतिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं की विवेचना की जाती है ताकि पर्यावरण और मानव व्यवहार के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कि किस विधि के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है, जैसे मापन रेखा विधि, प्रश्नावली विधि, प्रेक्षण विधि या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली विधि। 16 का आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है, जिससे डेटा का विश्लेषण और मूल्यांकन आसान होता है। प्रश्नावली विधि में प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उत्तरदाता को केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है। प्रश्नावली विधि के कुछ उदाहरण, जैसे कि आपको पढ़ाई में रुचि है, हाँ या नहीं, आप अपने काम से संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं, आपको खेलों में रुचि है, हाँ या नहीं। मापन रेखा विधि और परीक्षण विधि में प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता है। मापन रेखा विधि में यह विधि में प्रश्नों का उत्तर एक निश्चित श्रेणी में होती है, जैसे कि 1 से 5 की श्रेणी में। उदाहरण, जैसे आपको कितनी बार टीवी देखना पसंद है, 1 से 5 की श्रेणी में आप देते हैं उत्तर। परीक्षण विधि में या प्रेक्षण विधि का में जो तरीका होता है, यह विधि में प्रश्नों का उत्तर सही या गलत होता है, जैसे कि 2 जोड़ 2 का परिणाम क्या है, जैसे सही या गलत। इनमें से सभी विधियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा संग्रह, विश्लेषण और मूल्यांकन। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। अंतःप्रेक्षण ही अंतःनिरीक्षण है, किसका कथन है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, वुडवर्थ। इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि परीक्षण ही अंतःनिरीक्षण है। यह कथन वुडवर्थ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है, जो परीक्षण और मूल्यांकन के महत्व पर बल देता है। वुडवर्थ के अनुसार परीक्षण एक तरीका है जिससे हम व्यक्ति की क्षमताओं, योग्यताओं और व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह कथन वुडवर्थ के व्यक्तित्व और परीक्षण सिद्धांत से संबंधित है। अन्य विकल्प के अगर बारे में हम बात करें तो टीचनर कहता है कि टीचनर एक शिक्षक होता है जो मुझे लगता है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे शॉर्ट में करना होगा। तो 18वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के आंतरिक विचारों को किस विधि से बाहर लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि का कहता है, प्रक्षेपण विधि एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति को एक अस्पष्ट या अनिर्दिष्ट स्थिति में रखा जाता है, जिससे वह अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को व्यक्त करे। इस विधि में व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, जिससे उसके आंतरिक विचारों को समझने में मदद मिलती है। इसके संदर्भ में कुछ विधि है, जैसे रोसार्क परीक्षण विधि, जिसको इंक ब्लॉक टेस्ट विधि बोलते हैं। दूसरा है थ्रेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जैसे जिसको TAT बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन तथा बहिर्दर्शन विधि किस विधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई है? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंतर्गत हो जाएगा ए, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधियां स्वीकृत की गई है। निरीक्षण विधि में व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधियों का उपयोग किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति के आंतरिक विचारों, भावनाओं और अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है, जबकि बहिर्दर्शन में व्यक्ति के बाहरी व्यवहार, आचरण और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार को दूसरों के साथ तुलना करके समझने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व वातावरण का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि में व्यक्ति और वातावरण का अध्ययन किया जाता है।
इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और गतिविधि का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यक्ति और वातावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है। व्यक्ति निरीक्षण विधि के उद्देश्य व्यक्ति के विकास और व्यक्ति को समझना, वातावरण के प्रभाव को व्यक्ति पर समझना, व्यक्तित्व और वातावरण के बीच के संबंधों को समझना। अंतर निरीक्षण विधि के लाभ होता है व्यक्तित्व के विकास और वृद्धि को समझने में मदद मिलती है, वातावरण के प्रभाव को व्यक्तित्व पर समझने में मदद मिलती है, व्यक्तित्व और वातावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21, माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत होता है? 21 का आंसर हो जाएगा सांख्यिकीय। सांख्यिकीय विधि में माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि डेटा का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान की पहली विधि कौन सी थी या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की पहली विधि है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिससे उसके आंतरिक विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, दो चल राशियों का समान दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सकारात्मक सहसंबंध। दो चल राशियों का समान दिशा में बढ़ना सकारात्मक सहसंबंध कहलाता है। यह तब होता है जब दो चर राशियां एक ही दिशा में बढ़ती है या घटती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चेतन एवं अचेतन स्थितियों का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि में चेतन एवं अवचेतन स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यह विधि सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें व्यक्ति के अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, चरों के नियंत्रण के अंतर्गत कौन सी क्रिया की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए बहुत मिला जुला आंसर है कि ए और बी दोनों सही होगा। चरों को अलग अलग करना और आश्रित चर को जानना। जैसे कि चरों के नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है, जैसे चरों को अलग अलग करना, इसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चरों को अलग अलग किया जाता है। जबकि आश्रित चर को जानना, इसमें आश्रित चर को पहचाना जाता है जो प्रयोग के परिणामों पर प्रभाव डालता है। चरों के नियंत्रण का उद्देश्य प्रयोग के परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाना है। यह प्रयोगात्मक विधि में एक महत्वपूर्ण चरण है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का क्रमिक विकास किस विधि में किया जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। यह विधि व्यक्ति के विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करती है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। क्वेश्चन नंबर 27 है, किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत कितनी आयु तक के किशोरों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आप लोग को पता ही होगा, एडोलसेंस में हम लोग जानते हैं कि 12 से 21 वर्ष, मनोविज्ञान में किशोरावस्था की आयु 12 से 21 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। वैसे अगर किशोरावस्था के चरण की बात करें तो प्रारंभिक किशोरावस्था में 12 से 14, मध्य किशोरावस्था में 15 से 17 और उत्तर किशोरावस्था में 18 से 21 वर्ष होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 28 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ऊंट। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऊंट। इसका पूरा नाम है विल्हेल्म ऊंट, यानी विलियम्स ऊंट। विलियम्स ऊंट ने 1879 में लिप्जिग, जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यह प्रयोगशाला मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई और ऊंट को मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य की उत्पत्ति तथा प्रजाति के क्रमिक विकास का अध्ययन किस मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 29 नंबर का, इसमें दो आंसर होगा, तुलनात्मक मनोविज्ञान और उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान, अर्थात सी एवं डी।
क्योंकि उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान या तुलनात्मक मनोविज्ञान दोनों ही मनुष्य की उत्पत्ति तथा प्रजाति के कर्मिक विकास का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान में मनुष्य की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है, जैविक और मानसिक प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन करता है और विकासवादी सिद्धांतों का उपयोग करके मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में प्रयास करता है। जबकि तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के बीच मानसिक प्रक्रियाओं की तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसको इस तरह से समझें, विभिन्न प्रजातियों के बीच मानसिक प्रक्रियाओं की तुलना करता है, जबकि मनुष्य और अन्य प्रजातियों के बीच समानताओं और अंतरों का भी अध्ययन करता है और विकासवादी सिद्धांतों का उपयोग करके मानसिक प्रक्रियाओं को समझने का अध्ययन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, मनोवैज्ञानिक जांच के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के डैश डैश परीक्षण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक जांच के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं जो कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता आदि का अध्ययन करता है या अध्ययन करना होता है। मनोवैज्ञानिक जांच के अंतर्गत किए जाने वाले परीक्षण होता है बुद्धिमत्ता परीक्षण, जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, जिसको मेंटल हेल्थ टेस्ट बोलते हैं। चौथा है जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता परीक्षण, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। और पांचवा है सामाजिक अनुकूलता परीक्षण, जिसको सोशल एडजस्टमेंट टेस्ट बोलते हैं। अन्य विकल्प के बारे में अगर हम बात करें तो समायोजन यह मनोविज्ञान की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करता है। रुचि यह व्यक्ति की पसंद या आकर्षण को दर्शाता है। और आंतरिक यह व्यक्ति के अंदरूनी पहलुओं को दर्शाता है, जैसे कि उसके विचार, भावनाएं आदि। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट। आगे हम इसी तरह से इसका हम बनाते रहेंगे PDF, और आपको बहुत आसान ये होगी इसको ऑब्जेक्टिव को समझने में। और जो भी आपको कुछ लगे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।